क्लास 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का हिस्ट्री में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। तो आज का हमारा अध्ययन बिंदु या टॉपिक जो रहेगा वो है महाराणा कुंभा। मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा के माध्यम से कि महाराणा कुंभा जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, अपनी सफलताओं के माध्यम से, अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर मेवाड़ी साम्राज्य जो है चरम पर पहुंचाया, या कह सकते हैं पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उसी महाराणा कुंभा के बारे में आज हम इस टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास है वो करेंगे। देखिए महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा समय कौन माना जाता है? 1433 से लगाकर 1468 ईस्वी तक का। ठीक है। आपके पिता का नाम महाराणा मोकल यानी महाराणा मोकल के पुत्र थे, और माता जो थी, माता का नाम था सौभाग्य देवी। इन्हीं माता पिता की होनहार संतान महाराणा कुंभा, जब महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उनके सामने कई आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां थी, कई प्रकार की कठिनाइयां जिन्होंने उनके लिए परेशानियां खड़ी की या समस्याएं खड़ी की, लेकिन फिर भी महाराणा कुंभा ने उन समस्याओं का सामना जो है काफी कुशलता से उन्होंने किया है। तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने विद्यमान थी। तो प्रारंभिक कठिनाइयां जब वो सिंहासनारूढ़ हुए या सिंहासन पर बैठे। पहली जो कठिनाई थी कि मेवाड़ का महाराणा क्षेत्र सिंह की उपपत्नी की संतान मेरा व चाचा, मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह थी और क्षेत्र सिंह थे और उनकी उपपत्नी थी। अनेक उपपत्नियां होती थी पहले शासकों की, पटरानी, महारानी और अनेक उपपत्नियां होती थी। और ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र सिंह की उपपत्नी थी उनकी संतान थी मेरा और चाचा। ठीक है। और वो मोकल की हत्या करना चाहते थे, जो कि कुंभा के पिता थे। मोकल की हत्या करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मोकल ज्येष्ठ पुत्र होंगे तो ऐसे में उनकी हत्या करके मेवाड़ की गद्दी को हथिया लेना चाहते थे, या मेवाड़ के ऊपर अपना आधिपत्य है वो करना चाहते थे। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो उनके सौतेले भाई बहन थे, सौतेले भाई थे, बहन नहीं, तो सौतेले भाई थे। और ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वो उनके विरोधी थे। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा, मेवाड़ी सरदार देखा कि आंतर कलह हो रहा है, आपसी विवाद है, और ऐसी स्थिति में मेवाड़ के अन्य सरदार, कुछ ऐसे सरदार थे जो चाचा और मेरा के पक्षधर थे, और कुछ ऐसे सरदार थे जो महाराणा कुंभा के पक्षधर थे। ठीक है। तो यहाँ जो सरदार जो थे, मेवाड़ी सामंत जो थे, सरदार अर्थात सामंत, मेवाड़ी सामंत दो गुटों में विभाजित हो गए। और पहला एक गुट बना कुंभा समर्थक और दूसरा गुट बना है चाचा मेरा और महपा पवार का समर्थक, जो कि इनका सहयोगी था, महपा पवार, इनका समर्थक गुट बना। तो यहाँ पर दो गुट में बैठा। और फिर तीसरी समस्या अगर देखें तो यानी यहाँ क्या है? अंतर कलह दिखाई दे रहा है, आंतरिक विभाजन है, आंतरिक समस्याओं का रूप है वो यहाँ पर इस पॉइंट के माध्यम से दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है कि कुंभा ने सेना द्वारा विद्रोहियों का दमन किया। कुंभा अपने आप में होनहार, साहसी, पराक्रमी योद्धा थे, तो उन्होंने अपने शत्रुओं का दमन कैसे किया? उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना रखा था शासन के दौर में, तो उन्होंने अपनी सेना के माध्यम से विद्रोहियों का दमन किया। और चाचा और मेरा अपने खेमे, अपने गुट के साथ, अपने सहयोगी गुट के साथ है वो मारे गए। ठीक है। और चाचा का पुत्र था एक्का। चाचा और मेरा तो मारे गए, ये दोनों भाई सौतेले जो इनके थे ये तो दोनों मारे गए, लेकिन चाचा का पुत्र था जिसका नाम था एक्का। एक्का महपा पवार जो उसका सहयोगी था उसके साथ है वो महमूद खिलजी जो था मालवा का शासक, उसकी यहाँ पर भागकर वो मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चला गया। अब ये कुंभा का जीवित शत्रु था, तो कुंभा ने
जो है क्या मांग रखी वो हम समझते हैं कि मेवाड़ और मालवा के संबंध कैसे थे। पॉइंट आता है, इस पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे कि मेवाड़ जो कि पड़ोसी राज्य था, मालवा जो कि मेवाड़ का पड़ोसी राज्य था, उन आपसी संबंधों को देखते हैं कि पड़ोसी राज्य और महाराणा कुंभा और मालवा का शासक महमूद खिलजी दोनों ही परस्पर महत्वाकांक्षी थे। और ऐसी स्थिति में जहां मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था, वहीं मेवाड़ का महाराणा कुंभा वो भी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। जहां दो महत्वाकांक्षाएं टकराती है, दोनों की ही इच्छा एक जैसी हो और ऐसी स्थिति में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर क्या होता है? संघर्ष, लड़ाइयां, युद्ध। तो यहाँ पर भी यही स्थिति थी। अब कुंभा ने उनका जो चाचा का जो पुत्र था एका और महपा पवार है, वो खिलजी की शरण में पहुंच गए थे। तब कुंभा ने पत्र लिखकर सुल्तान से कहा कि वह अपने शत्रुओं को, जो कुंभा की शत्रु है एका और महपा पवार है, उनको उन्हें सौंप दे। लेकिन सुल्तान ने कुंभा की जो मांग थी उसको ठुकरा दिया, जिससे कुंभा नाराज हो गए और उन्होंने मालवा पर आक्रमण की योजना बनाई कि मैं मालवा पर आक्रमण करके खिलजी से संघर्ष करूंगा। और फैसला लिया फिर 1437 में सारंगपुर नामक स्थान के ऊपर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई, संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में महमूद है वो पराजित हुआ। मालवा का शासक महमूद खिलजी है वो पराजित हुआ और वो मैदान छोड़कर भागने लगा। लेकिन कुंभा ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर कैद किया। कैद करके उसे 6 माह तक कैद खाने में रखा। लेकिन कुंभा की एक भूल रही यहाँ पर कि उन्होंने 6 माह के बाद जो है मालवा का शासक महमूद खिलजी था उसे बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। जिस महमूद खिलजी को मेवाड़ की महाराणा कुंभा ने बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया था, वो महमूद खिलजी कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर जाता और वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने क्या किया, थोड़े समय बाद महमूद खिलजी ने 1443 ईस्वी में कुंभलगढ़, जो कि मेवाड़ का क्षेत्र माना जाता था, महाराणा कुंभा के अधीन क्षेत्र था, कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यानी क्या किया, जिससे बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया, जिसके ऊपर दया दिखा दी, उसी महमूद खिलजी ने मौके का फायदा उठाया और 1443 में उसने कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वहां पर कड़ी व्यवस्था है वो बनाए रखी थी। साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे की तरफ बाण माता का मंदिर है। उस मंदिर के पास भी महाराणा कुंभा ने अपने योग्य व्यक्ति दीप सिंह और उसके सहयोगी लोगों को वहां नियुक्त कर रखा था। तब कुंभा ने जब महमूद खिलजी ने जब यहाँ कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो वो मंदिर के पास वहां पर कुंभा की सेना है वो सशक्त थी और सफलता के साथ उसका संघर्ष कर रही थी। लेकिन आसानी से खिलजी को सफलता नहीं मिली। 7 दिन तक दोनों राजपूत सेना और खिलजी सेना के मध्य लगभग संघर्ष होता रहा। उस संघर्ष के बाद अंत में कुंभा के जो नियुक्त अधिकारी थे दीप सिंह और उसके सहयोगी वो वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध में मारे गए या शहीद हुए। लेकिन और उसके बाद खिलजी की सेना ने मंदिर के ऊपर अपना अधिकार किया। मंदिर पर अधिकार करने के बाद इतना रोष था उनके अंदर, इतना क्रोध था कि मंदिर को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। और फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो जो इस मोर्चे को तोड़ने पर खिलजी सेना को काफी भारी हानि उठानी पड़ी थी और इसका क्रोध उन्होंने मंदिर की जो मूर्तियां थी मूर्तियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उन मूर्तियों को कसाई को मांस तोड़ने हेतु दे दी, यानी उनको बाट बना लिया मूर्तियों का उसने और कसाईयों को मूर्तियों के टुकड़े हैं वो बाट बनाकर बांट दिए। अर्थात मांस तोड़ने के लिए बाण माता और अन्य जितने भी देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो उसने
कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी। ये था महमूद खिलजी का रवैया। जिस महाराणा कुंभा ने उसे बिना किसी शर्त पर पराजित होने के बावजूद भी रिहा कर दिया था, उसी खिलजी ने यहाँ पर ये बदहाली की थी। वही नंदी की मूर्ति, भगवान शिव का वाहन नंदी, बैल जिसे हम कहते हैं, तो नंदी की मूर्ति का जो चूना था उस चूने को भी पकाकर जो है पान उसके ऊपर लगाया और फिर जबरन राजपूतों को वो पान बनाकर खिलाया। तो इस प्रकार से उसने अपनाया, वो बदला लिया पुरानी हार का। फिर वो आगे बढ़ा, 43 में कुंभलगढ़ के ऊपर उसने अधिकार किया और 46 में चित्तौड़ पर वो अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका ये प्रयास है वो असफल रहा। उसके बाद थोड़े समय बाद वापस 1456 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ के ऊपर भी वो अपना अधिकार करने हेतु आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर भी उसे असफलता ही हाथ लगी। अब हम देखते हैं मेवाड़ और गुजरात के मध्य संबंध। तो हमें मेवाड़ और मालवा के संबंध अच्छे से समझ में आ गया कि दोनों ही क्या है, परस्पर शत्रु है और दोनों ही जिसमें एक दूसरे से बदला है या एक दूसरे का कहीं न कहीं जो है संघर्ष का भाव है, दोनों के अंदर दिखाई दे रहा। अब है मालवा के साथ ही मेवाड़ के पास का राज्य था गुजरात। अब गुजरात और मेवाड़ के संबंध है वो हम समझते हैं। देखिए कि गुजरात और मेवाड़ के मध्य कैसे संबंध है। मालवा मेवाड़ के बीच संघर्ष चल रहा था, तो क्या हो गया, आंतरिक अव्यवस्था विद्यमान हो गई। सिरोही व गुजरात की राजनीतिक स्थिति ने मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष अवश्य भावी बना दिया। इस संघर्ष ने गुजरात की राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया और गुजरात और मेवाड़ के मध्य युद्ध का संघर्ष की स्थितियां हैं ऐसे उत्पन्न होंगी। वो कारण क्या है वो हम समझते। देखिए 1456 में फिरोज खां जो था उसकी मृत्यु हो गई और फिरोज खां के बाद उसका पुत्र नागौर का शासक था, उसका पुत्र शम्स खां नागौर का नया स्वामी बना या नया शासक बना। नागौर जो कि डिस्ट्रिक्ट है वहां का शासक बना, किंतु फिरोज खां का छोटा भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खान। मुजाहिद खान ने शम्स खां को पराजित कर दिया और नागौर को अपने अधिकार में ले लिया, वो स्वामी बन बैठा। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि शम्स खां जो था नागौर का शासक, जिसे मुजाहिद खान ने पराजित किया था, वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा की शरण में आया और उसने कुंभा से सहायता मांगी कि वो मुजाहिद खां के विरुद्ध नागौर के ऊपर अधिकार करने में वो अपनी सेना या सहायता दे, और कुंभा ने उसे सहायता प्रदान की। सहायता लेने के बाद उसने नागौर के ऊपर अपना पुनः अधिकार है वो कर लिया। जिस शम्स खां को महाराणा कुंभा ने सहायता दी थी, मुजाहिद खां के विरुद्ध और नागौर के ऊपर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसकी एक शर्त रखी थी कुंभा ने कि शम्स खां बिना किसी इजाजत के नागौर के किले या नागौर के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन थोड़े ही समय बाद जो है शम्स खां है वो अपनी शर्त से मुकर गया और उसने नागौर के किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दी, जिससे कुंभा है वो नाराज हो गया और महाराणा कुंभा ने अपनी सेना भेजी और नागौर के ऊपर आक्रमण करके नागौर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नागौर के ऊपर अधिकार अर्थात जो शम्स खां पहले कुंभा के पक्ष में था वो अब कुंभा के विरोधी हो गया। ठीक है, अब शम्स खां ने क्या किया, उस समय गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन, वो कुतुबुद्दीन की तरफ आगे बढ़ा। उसने कुतुबुद्दीन से सहायता मांगी। किस प्रकार से सहायता मांगी वो देखिए कि गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन, उसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव रखा और फिर विवाह कर दिया उसके साथ। और विवाह करने के पश्चात उसने कुतुबुद्दीन से मेवाड़ के खिलाफ या राणा कुंभा के खिलाफ उसने सहायता मांगी। इस पर मेवाड़ के खिलाफ है वो कुतुबुद्दीन है वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने के लिए या आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। जब कुतुबुद्दीन मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में सिरोही के पास
जो है देवड़ा सरदार, उसने कुतुबुद्दीन से सहायता की मांग की। तो कुतुबुद्दीन ने उसको सहायता दी और उसने अपना एक सेनापति जिसका नाम था शहबाज खान, उसको देवड़ा सरदार के साथ में आबू विजय के लिए कुतुबुद्दीन ने भेज दिया, जो कि गुजरात का सुल्तान था। तो एक टुकड़ी है वो आबू पर विजय करने के लिए गई और दूसरा स्वयं कुतुबुद्दीन जो गुजरात का सुल्तान था वो कुंभलगढ़ की तरफ अपनी सेना की टुकड़ी के साथ बढ़ा। अब इतिहासकार जो फरिश्ता है, मुस्लिम इतिहासकार है, वो ये कहता है कि महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन जब कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ा तो महाराणा कुंभा ने उसे बहुत सारा धन दिया और उसे लौटा दिया। ठीक है, ये इतिहास में मिलता है। हो सकता है कि महाराणा कुंभा ने उसे धन देकर अपनी सुरक्षा है वो कर ली हो और कुतुबुद्दीन चला गया। लेकिन कुतुबुद्दीन जब वापस जा रहा था उस दौरान जो है महमूद खिलजी का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था ताज खान। ताज खान ने एक योजना बना रखी थी कि दोनों ही मुसलमान हैं, एक महमूद खिलजी है, दूसरा गुजरात का सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन है। तो उन दोनों उसने योजना बना रखी थी ताज खान ने कि दोनों एकजुट होकर फिर मेवाड़ के ऊपर है वो आक्रमण करेंगे और ऐसी स्थिति में महाराणा कुंभा को पराजित करके दोनों अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का शत्रु कौन है? महाराणा कुंभा। खिलजी का भी शत्रु है महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी का, और दूसरा कुतुबुद्दीन का। तो यहाँ पर उसने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेगी ऐसी योजना है उसने बनाई और उसका प्रतिनिधि था ताज खान। कुतुबुद्दीन ने इस बात को स्वीकार किया। उसने माना कि उन दोनों के मध्य वार्तालाप में कि कुतुबुद्दीन है वो आबू का जो इलाका है उसके ऊपर अपना अधिकार करेगा और वहीं गुजरात का दक्षिणी मेवाड़ का कुछ हिस्सा अहिरवाड़ा और उसके ऊपर है वो मालवा का अधिकार हो जाएगा। इस शर्त पर दोनों आगे बढ़े और दोनों ही कुंभलगढ़ या चित्तौड़ की तरफ बढ़े और वहां पर फिर है 1456 में एक चंपानेर नामक स्थान आया, वहां पर संधि हुई। इस संधि में कुतुबुद्दीन आबू पर अधिकार करके चित्तौड़ की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन महाराणा कुंभा, वही फरिश्ता पुनः कहता है कि महाराणा कुंभा ने उसे भारी मात्रा में धन देकर विदा कर दिया। दोनों को ही धन देकर विदा किया। दोनों यानी ताज था जो कि प्रतिनिधि था, महमूद खिलजी का प्रतिनिधि वो, और दूसरा कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात का सुल्तान था। दोनों को बहुत अधिक मात्रा में महाराणा कुंभा ने धन दिया और फिर दोनों को शांतिपूर्वक विदा कर दिया। ये संधि हुई थी चंपानेर की संधि। ये प्रश्न बहुत बार आपको इतिहास में पूछा जाता है कि चंपानेर की संधि कब हुई? तो 1456 में। या 1456 में कौन सी संधि हुई थी? तो गुजरात जो है चंपानेर की संधि हुई थी। तो इसके बाद धन देकर विदा कर दिया, लेकिन जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, मेवाड़ का कीर्ति स्तंभ जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति यानी प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा, उसके अंदर और रसीप्रिया के अनुसार कुंभा ने दोनों ही सुल्तानों को पराजित कर दिया था और फिर पराजित करके कुंभा ने हिंदू सूत्राण यानी हिंदुओं का शासक, हिंदुओं का राजा की उपाधि है वो धारण की थी।